वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हम इंटरव्यू में बुलाते हैं अपने प्यारी सी गेस्ट को। तो आज जो है हमारा टॉपिक है, क्योंकि सर्दियां शुरू हो गई हैं, मौसम खुश्क हो गया है और उस खुश्की का असर बहुत सारे लोगों की जिल्द में, बालों में, ओवरऑल बॉडी पे भी नुमाया होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे में कौन सी आपको एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना चाहिए, और जो हमारे डर्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिशियन हमारे साथ मौजूद हैं वो आपको क्या टिप्स देने जा रही हैं, तो आज जानेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। और सर्दियां आ गई हैं और अब आपको पता चलता है कि रात में भी थोड़ी सी ठंड हो गई है, सुबह में भी थोड़ी सी खुनकी हो गई है। और खुनकी का एहसास तब होता है जब आप हाथ पर ऐसे लकीर फेरते हैं, तो वो हाथ फेरते हैं तो एक लकीर आ जाती है, तो आपको पता चलता है हाथ जिस्म में थोड़ा सा खुश्कपन महसूस होने लगा है। बालों के अंदर जब आप हाथ फेरते हैं तो वो उंगलियां फंसने लगती है, तो आपको पता चल जाता है कि हाँ भाई ये सर्दियों की सौगातें आते हैं। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए बचपन में हम देखते थे टोटके, कभी कोई एक टोटका बताया जाता था, कभी दूसरा टोटका बताया जाता था। वो टोटके भी होते थे, क्या वो टोटके सही हैं या गलत हैं, उस पर भी बात कर लेते हैं। और कुछ मेडिसिन भी होती हैं, मेडिसिन लेना चाहिए या नहीं, तो ये तमाम चीज़ों के लिए हमने आपको बताया था ना ब्रेक पर जाने से पहले। और मेरे ख्याल में उसमें खूबसूरत सी डॉक्टर आ रही है, आ जाते हैं स्किन और हेयर प्रोसीजर्स भी आ जाते हैं। बिल्कुल, उन प्रोसीजर्स पे भी बात। तो हमारी बहुत प्यारी पैनलिस्ट हैं और इनको देख कर ही पता चल जाता है कि भाई अगर ये खूबसूरत है तो हमें भी खूबसूरत बना सकती हैं। आप सबकी और हमारी प्यारी पैनलिस्ट डॉक्टर साइमा यासिर। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साइमा, मेरे ख्याल में आप जैसे माशाल्लाह खुद को प्रेजेंटेबल बना के रखती हैं, जितना ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो कर रही है, मतलब नो मेकअप लुक एंड स्टिल यू लुक वेरी फ्रेश एंड यंग। तो ये नहीं कहूँगी मैं कि क्या राज है इसका, क्योंकि आप खुद एस्थेटिशियन हैं और आप खुद डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, तो यकीनन आपकी प्रोडक्ट्स इतनी ज़बरदस्त होंगी, आपका इलाज इतना ज़बरदस्त होगा जो आप पर भी नज़र आ रहा है। तो हमें ज़रा सा कुछ बता दीजिए, हमारी नाज़रीन को भी कोई टिप्स दीजिए। सर्दियों का मौसम भी शुरू हो गया है। बिल्कुल, आपने सही कहा। पहले तो मैं कहूँगी अल्लाह ताला का थोड़ा सा इसमें तोहफा है, थोड़ा सा कि अच्छा एक स्किन गिफ्ट की है, लेकिन उसके साथ साथ अपनी स्किन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अपनी स्किन के मुताबिक अगर आप प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी स्किन ग्लो भी करेगी, स्पॉटलेस भी दिखेगी और आप यंगर लुकिंग भी लगते रहेंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो बता दिया आपने, लेकिन ज़रा एक लोगों के साथ मसला है भाई, स्किन बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाती है। एक तो होती है ना खुश्क, एक होता है पूरे खुश्क हो जाते हैं, सर से पैर तक खुश्की खुश्की होती है। वो जो नहीं कहते ये तो बहुत ही खुश्का है, तो वो खुश्की हो जाती है उनको ना, कैसे बचें? अच्छा, असल में जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो डेफिनेटली ह्यूमिडिटी का लेवल थोड़ा कम हो जाता है। जब ह्यूमिडिटी कम होती है, चूंकि मौसम के अंदर थोड़े से माहौल में खुश्की आ जाती है, तो उसका असर हमारी जिल्द पे भी आने लगता है। जिल्द के अंदर अल्लाह ताला ने मॉइस्चर को लॉक करने के लिए सेल्स के दरमियान जोड़ के सेल्स को रखा हुआ है। जब लेकिन सर्दियाँ आती हैं तो बॉडी का रिएक्शन मैकेनिज्म ये होता है कि बॉडी स्किन के ऊपर अपना मॉइस्चराइज करती है। जब आपकी स्किन ऊपर से खुद से आप मॉइस्चराइज नहीं करेंगे, अंदर से सेल से पानी निकलेगा और वो स्किन को हाइड्रेट करने की कोशिश करेगा, लेकिन चूंकि माहौल में खुश्की है तो वो पानी भी ख़त्म हो जाएगा, स्किन डिहाइड्रेटेड होने लगेगी। जब स्किन डिहाइड्रेटेड होगी तो फिर खुश्की भी आएगी, खारिश भी होगी, रेडनेस भी आएगी और इसके अलावा एक्जिमा या सोराइसिस के इश्यूज भी पैदा हो सकते हैं। अच्छा, तो किस तरह से नेचुरली हम अपने स्किन में मॉइस्चराइजर को बूस्ट कर सकते हैं? क्योंकि जो मेरी स्किन टाइप है ना वो ड्राई, सेंसिटिव एंड इरिटेटिव है, तो वो जो डॉक्टर ने मुझे बताया तो मुझे तो लगा कि मुझे लोशन वोशन तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, मुझे डायरेक्ट वैसलीन लगा लेना चाहिए। तो वैसलीन से मुझे लगता था कि हाँ अब जाके मेरी स्किन, लेकिन आई थिंक वैसलीन इज नॉट, बिल्कुल आप बताइए, ये तो मैं नहीं जानती, क्या वैसलीन इज गुड फॉर स्किन? देखिए, वैसलीन जो है वो इमोलिएंट का काम करती है, जो आपकी स्किन के ऊपर मॉइस्चर को लॉक करती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। डेफिनेटली वो मॉइस्चर को प्रोड्यूस नहीं कर सकती, बट वो आपकी स्किन में जो मॉइस्चर अंदर है उसको रिटेन रखेगी, क्योंकि उसने एक लेयर क्रिएट कर दी है। अब उस लेयर के थ्रू वाटर इवेपोरेट नहीं करेगा, बट दिस इज टेम्पररी सोल्यूशन। जो आपने अभी बात की, इसके लिए आपको डाइट पे फोकस करना होगा, पानी का अच्छा इस्तेमाल, जितना अच्छा आपका वाटर इनटेक होगा। सर्दी में वैसी प्यास नहीं लगती है? प्यास नहीं लगती, बट जरूरी नहीं है कि प्यास नहीं लग रही तो आपने पानी भी नहीं पीना। कम से कम भी 8 से 10 गिलास पानी कंज्यूम करना है। स्पेशली हमारे वो इलाके जहाँ पे हीटर का इस्तेमाल होता है, जहाँ गर्म पानी का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है नहाने के लिए, या कमरों को गर्म करके, या धूप में बैठने का बहुत ज़्यादा रुझान है, उन इलाकों में पानी का इस्तेमाल अच्छा होना चाहिए। इसके अलावा आमतौर पर ग़िज़ाएँ भी वो लेनी चाहिए जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हों, जैसे ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल होना चाहिए, फिश ऑयल वो बहुत इफेक्टिव रहती हैं। इसके अलावा इवनिंग प्रिमोज ऑयल, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन सी, ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को हाइड्रेट रखती हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोगों के साथ ऐसा होता है कि आपने जैसे मॉइस्चराइज किया स्किन को,
ये आप ज़रा सा नहा कर आए हैं, आपने ज़रा मॉइस्चराइज़ किया, उसके फ़ौरन हम देखते हैं 10-15 मिनट के बाद वो ड्राई स्किन दोबारा हो जाती है। कुछ लोगों को ऐसा भी देखा हमने, मर्दों को भी ख़वातीन को भी, कि वो अपने साथ कैरी करते हैं कोई ना कोई पेट्रोलियम जेली या कोई ना कोई मॉइस्चराइजिंग लोशन। इनकी स्किन बार बार मॉइस्चराइज करने के बाद भी खुश्क हो रही थी, कि कोई डिजीज़ है? नहीं, ज़रूरी नहीं कि ये डिजीज़ है। इसका ये मतलब है कि आपकी ड्राई स्किन है, आपने या तो पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं किया हुआ, या आपका फैटी एसिड्स का इंटेक अच्छा नहीं है। तो आपको एक तो डाइट आपकी आइडेंटिफाई होती है कि आपने डाइट में क्या चीज़ों को ऐड करना है, एंड इसके अलावा आपने अपनी स्किन केयर पे थोड़ा सा वो करना, तज्जिया करना है कि मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ, मुझे क्या यूज़ करना चाहिए। मे बी आप मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल सही नहीं कर रहे, मे बी आप वाटर बेस्ड मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऑयल बेस्ड होना चाहिए या क्रीम बेस्ड होना चाहिए। आजकल तो बहुत अच्छे डीप मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं, यूरिया के साथ मॉइस्चराइजर्स अवेलेबल हैं जो आपकी स्किन को डीपली हाइड्रेट करते हैं और बैरियर को मेंटेन अच्छा, रखते ये हैं। हमारे नाज़रीन को आपने अभी बताया कि मॉइस्चराइज़र में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए जो कि बेसिकली बेस्ट मॉइस्चराइज़र के तौर पर काम आ सकता है। तो आप ये बताइए कि जैसे बहुत सारे लोग घरेलू टोटके करते हैं, जैसे विटामिन ई का कैप्सूल मिला दिया, उसमें साथ में कोई वो जेल मिला दी, और मतलब एलोवेरा जेल हो गई, और नारियल का तेल मिला, नारियल का तेल। तो ये हम लोग अपने हिसाब से जो रेशो बना के खुद ही से बना के वो क्या सही रहता है, या फिर हर चीज़ का एक लिमिटेड रेशो होना चाहिए? अच्छा, इसका जवाब तो आप देंगी, लेकिन हम वेलकम कर लेते हैं। हमें जो है वो लिंक के थ्रू ज्वाइन कर लिया है, बाहर मुल्क में इस वक्त बैठी हुई है हमारी बड़ी प्यारी सी पैनलिस्ट है डॉक्टर सना सलीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं बिलाल? डॉक्टर सना, आप खैरियत सी हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मेरी तरफ से आपकी सारी टीम को अस्सलाम वालेकुम। चलें, मैं ज़रा सा हम सवाल का जवाब ले लें डॉक्टर साइमा यासिर से, फिर हम आपकी तरफ आते हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं आज पाकिस्तानियों के, आपके लिए भी। जी डॉक्टर साइमा, जरा इसका सवाल का जवाब। बिल्कुल, देखें घरेलू टोटके मैं बुरा नहीं कहूँगी, दे आर एज गुड एज जो क्रीम्स जो मार्केट में अवेलेबल हैं। एक तो अच्छी बात ये कि वो थोड़े सस्ते भी होते हैं, हर तबके के लोगों के लिए फीजिबल है उनको इस्तेमाल करना, प्लस वो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं जो हर घर में अवेलेबल हैं जिनको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बस देखना इसमें ये है कि क्या अगर आप कोई कॉम्बिनेशन घर में बना रहे हैं तो वो साइंसी लिहाज से इफेक्टिव है या नहीं, क्योंकि कुछ खाने की चीज़ें ऐसी भी हैं जो दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और फ़ायदा देने के बजाय नुकसान कर सकती हैं। सो इसमें एक तो ये देखना है, दूसरा चूंकि वो घरेलू खाने की चीज़ें होती हैं तो उनकी शेल्फ लाइफ थोड़ी कम होती है। सो अगर आपने कोई भी इस तरह का फॉर्मुलेशन बनाई है लेकिन उसका कलर चेंज हो गया है या उसमें स्मेल आने लग गई है तो डेफिनेटली आप इस्तेमाल नहीं कर जैसे अगर हमने ऑरेंज के पील को यूज कर लिया उसमें, या लेमन को यूज, या फिर कहते हैं राइस वाटर, तो फौरन से उसमें स्मेल आने लगती है नेक्स्ट डे, तो हम फिर दोबारा बाजार की प्रोडक्ट्स पे चले जाते हैं। ऐसे ही है। एंड प्लस क्योंकि ये प्रोडक्ट्स आमतौर पे टेम्परेचर सेंसिटिव होती हैं तो थोड़ा सा आपने ये भी ध्यान रखना है कि टेम्परेचर आप उसको प्रॉपर प्रोवाइड करें। अगर फ्रिज में रखना है तो फ्रिज में रखें, धूप का इसमें एक्सपोजर नहीं होना चाहिए, तो किसी ऐसी जगह पे स्टोर करें, किसी शीशे के बर्तन में स्टोर करें, आमतौर पे प्लास्टिक के बर्तन का इस्तेमाल ना करें। ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है इनमें। डॉक्टर सना, आपसे भी सवाल है, ये खुश्क स्किन एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है। बालों का अगर हम देखते हैं स्कल, वो भी खुश्क हो जाता है, नेल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर स्क्रैचेस आना शुरू हो जाते हैं, स्किन के ऊपर इतनी ड्राइनेस होती है कि बाकायदा तौर पर कभी कभार खुरंट हो जाता है या वो छिल जाती है स्किन। सर्दियों के अंदर ये तमाम सौगात जो है वो सर्दी अपने साथ लेकर आती है, जरा सा हल बताएं पाकिस्तानियों को। जी बिलाल, देखिए हल यही है कि जैसे डॉक्टर साहबा पहले डिस्कस कर चुकी हैं कि आप जो सेरामिड बेस जो ऑइंटमेंट होते हैं, मॉइस्चराइजर्स होते हैं, आप वो यूज़ करें। यूरिया बेस आजकल आ गए हैं, आप वो यूज़ करें। ऐसी प्रोडक्ट्स यूज़ करें जिससे आपकी स्किन की हाइड्रेशन मेंटेन होती है। और दूसरा, आपकी डाइट भी बहुत मैटर करती है इस मामले में, क्योंकि जैसे जैसे हमारा क्लाइमेट चेंज होता जाता है और आजकल वैसे भी पोल्यूशन है हर जगह, वो माहौल नहीं रहा कि हमारे सिर्फ देसी टोटके काम करें, जिसकी वजह से हमें आजकल जो भी न्यू टेक्नोलॉजीज हैं उनको अडॉप्ट करना है अपनी स्किन के लिहाज से। तो यही है कि आप अपना डाइट का इंटेक जो है वो बहुत अच्छा करें, अच्छे न्यूट्रिएंट्स लें जिनसे आपको विटामिन ई मिलता है, सिट्रस फ्रूट खाएं जिससे आपको विटामिन सी मिलता है, जिससे आपकी हाइड्रेशन अच्छी हो जाएगी। प्लस आप अगर कोई स्किन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो आप ये ना देखें कि अगर वो किसी और पे सूट करता है तो वो आप पे भी सूट करेगा। आप अपने स्किन का टाइप देखें और प्रोडक्ट की क्वांटिटी को छोड़ के उसकी क्वालिटी, जो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट होगा जाहिर सी बात है वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है ना मार्केट में, तो आपने क्वालिटी चेक करनी है और ये भी चेक करना है कि व्हाट सूट्स योर स्किन। ठीक है। अच्छा डॉक्टर सना,
आजकल मैंने देखा है सोशल मीडिया पर ना बहुत सारे इस तरह के एड्स चल रहे हैं कि कोलाजन सप्लीमेंट्स आप ले लीजिए, बायोटिन टैबलेट्स खा लीजिए, तो ये नेचुरली स्किन को आपके बूस्ट करता है, आपके अच्छा करता है आपके हार्मोन्स को। तो क्या इज इट सबके लिए ये सूटेबल होगा, हर एज के लिए सूटेबल होगा, और क्या डॉक्टर की हिदायत से लेना चाहिए या बस ऐसे ही खरीद लें? नहीं, बिल्कुल डॉक्टर की हिदायत से लेना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है हर इंसान का अपना जो है ना एक इम्यून सिस्टम होता है, एक मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, उसकी बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करती है किसी भी ड्रग को ना। तो आप ऐसे बगैर अपनी मर्जी के कुछ भी इनटेक नहीं कर सकते। आप जो भी, आप जाहिर सी बात है आप अपनी बॉडी में जो भी चीज़ इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसका कोई एक्शन और रिएक्शन दोनों चीज़ें आती हैं। तो विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन, विदाउट योर कंसल्टेशन विद एनी डॉक्टर, यू कैन नॉट टेक द मेडिकेशन ऑन योर ओन। अच्छा, मैं ज़रा डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि ये तो हो गए नेचुरल, आपने टोटके भी बता दिए, पेट्रोलियम जेली भी बता दी। आप लोग माशाल्लाह से एस्थेटिशियन भी हैं, और एस्थेटिक की तरफ अगर हम आते हैं तो सर्दियों के कुछ मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स होते हैं क्या गर्मियों से? कुछ ज़्यादा जो है वो सेंसिटिव होते हैं, क्या होते हैं मामला? सर्दियों में थोड़ा सा बीमारियों की नौयत चेंज हो जाती है। जैसे जो एक्नी वाली स्किन होती है वो सर्दियों में बहुत अच्छा परफॉर्म करने लगती है। अच्छा। क्योंकि ऑयल की प्रोडक्शन उनके लिए अच्छी साबित हो जाती है और उनकी स्किन थोड़ी सी कॉम्बिनेशन स्किन में तब्दील हो जाती है और उनकी एक्नी भी थोड़ी सी सबसाइड होने लगती है। हाँ, बट जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं उनके लिए सर्दियाँ थोड़ा सा मुश्किल एक सीज़न साबित होती हैं, जिसमें उनकी स्किन एक्स्ट्रा ड्राई होने लगती है, फाइन लाइंस आना शुरू हो जाती हैं, क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि बहुत अगर एक्सट्रीम वेदर है तो चेहरे के ऊपर वो ब्लैक कलर की वो क्रैक्स लाइंस आने लगती हैं, आपकी एड़ियों में भी क्रैक्स आने लगते हैं। वो चाहे आप जितनी भी क्रीम यूज कर लें वो क्रैक नहीं जा रहे होते जब तक मौसम ना बदले। एग्जैक्टली। तो अगर हम एस्थेटिक के प्रोसीजर्स की बात करें तो उसमें यूजुअली हम हाइड्रेटिंग फेशियल्स को प्रमोट करते हैं। वो फेशियल जो आपकी स्किन को हाइड्रेट करें। दूसरा, हम कोलेजन फेशियल्स को प्रमोट करते हैं जो आपकी स्किन के अंदर कोलेजन बिल्डिंग करें, आपके स्किन के बैरियर को रिपेयर करें। या मीजोथेरेपीज, वो वाले प्रोसीजर्स हम परफॉर्म करते हैं जिसमें आपकी स्किन के अंदर हाइलुरोनिक एसिड की बिल्डिंग हो रही हो और आपका कोलेजन की बिल्डिंग हो रही हो। अच्छा, ये जो आपने हाइड्रा फेशियल बताया, तो क्या इज इट गुड फॉर ऑल स्किन टाइप्स? जैसे अगर कोई एक्नी प्रोन स्किन है तो उसको फॉर ये ट्रीटमेंट लेना चाहिए, या फिर वो फिर रुके कि हाँ जब तक ये एक्नी रिमूव ना हो जाए उस वक्त तक के ना? नहीं, हाइड्रा फेशियल इज़ अ ट्रीटमेंट सिस्टम। डेफिनेटली इट्स अ ट्रीटमेंट फॉर ऑल द पैथोलॉजीज दैट आर प्रेजेंट, और इसमें स्टेप डिफरेंट हो जाते हैं। अगर किसी की एक्नी वाली स्किन है तो उसके लिए हम डिफरेंट प्रोब्स यूज़ करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स यूज़ करते हैं। किसी की अगर ड्राई स्किन है तो उसके लिए डिफरेंट प्रोब्स इस्तेमाल किए जाते हैं, और अगर किसी के फाइन लाइंस या रिंकल्स हैं तो डिफरेंट प्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, आप दोनों डॉक्टर्स इस वक्त सामने हैं, सारी ऑडियंस के हम आपसे प्रोसीजर्स तो पूछते हैं, लेकिन एक सवाल मैं आप दोनों से ज़रूर पूछूंगा, क्योंकि आप लोगों ने भी बचपन में घरेलू टोटके तो इस्तेमाल किए होंगे, अम्मा अब्बा दादी नानी ताई के, उस पर भी आऊँगा। लेकिन डॉक्टर सना, ज़रा सवाल एक बड़ा सीरियस है, क्योंकि हमारे गुजरांवाला से फैसल ने जो है वो एक कॉमेंट किया और सवाल किया है कि सर की स्किन उनकी ड्राई रहती है, लेकिन सर्दियों के अंदर वो ड्राइनेस इतनी बढ़ जाती है कि वो सर के बालों से कलमों तक और कलमों से बियर्ड तक वो इचिंग की सूरत इख्तियार कर जाती है। तो इसका हल क्या हो सकता है? देखें, पहले तो ये उस पेशेंट पे डिपेंड करता है कि वो क्या ज़्यादा गर्म पानी से नहाता है, क्योंकि मोस्टली सर्दियों में लोग जो है ना एक्सट्रीम गर्म पानी से नहाना शुरू कर देते हैं। उनको यही फील होता है कि हमारी सर्दी शायद कम हो जाएगी, बट आपकी जो स्किन का बैरियर है वो डैमेज हो रहा होता है उस ज़्यादा गर्म पानी से, जिसकी वजह से आपकी ड्राइनेस ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप इन चीज़ों को प्लीज़ अवॉइड करें, क्योंकि आप ऑलरेडी आपकी ड्राई स्किन है, आपका स्कैल्प ड्राई है, और उसके अलावा जाहिर सी बात है हर स्किन का अलग से ट्रीटमेंट होता है। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, जो भी आपके सामने कंसल्टेंट है आप उससे कंसल्ट करें। बाद में जो है ना ये डायरेक्ट जब हम सर्दी से बाहर ठंडी हवा चल रही होती है और हम डायरेक्ट जो है रूम में जाते हैं तो हमारे हीटर्स चल रहे होते हैं, वो चीज़ें भी आपकी जो स्किन है उसमें फ़र्क लेकर आती हैं। तो ये चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, जिसकी वजह से आपकी स्किन की ड्राइनेस जो है वो ज़्यादा इंक्रीज नहीं होगी। ठीक है भाई फैसल भाई, आप जहाँ भी देख रहे हैं और सुन रहे हैं, अब गर्म पानी से नहीं नहाना है, ठंडे पानी में डुबकी लगा दी। डॉक्टर साहब आप इसको कमेंट करते हैं। ठंडे पानी से नहीं नहाना है, अच्छा। मतलब आप वार्म ल्यूक वार्म वाटर लें। ठंडे पानी से कैसे
से नहा सकते हैं। पता चले इतना मेरे पानी कहने हो को कि बेचारा आप ठंडे थोड़ा पानी के बहुत- ट्यूबवेल में छलांग लगा देता और बर्फ अकड़ के निकलता। डॉक्टर साहब आप भी इस पे कमेंट कर दें, ये सवाल है। बिल्कुल, डॉक्टर साहिबा ने बिल्कुल सही सारी बातें की हैं। आमतौर पे जब हम बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी बॉडी का अपना ऑयल एंड मॉइस्चर जो है वो एनवायरनमेंट में जाता है और उसकी वजह से एक्सट्रीम सेंसिटिविटी आती है, ड्राइनेस आती है और ड्राइनेस की वजह से फ्लेक्स या डेंड्रफ के इश्यूज Okay. पैदा हो जाते हैं। इसको कवर करने के लिए डेफिनेटली हमें देखना बहुत ज़रूरी है कि डेंड्रफ है किस नौयत की। अगर तो वो फंगल है फिर उसको फंगल के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। Okay. अगर वो एक्जिमा की फॉर्म में है तो उसको एक्जिमा के हिसाब से ट्रीट किया जाता है और अगर वो सोराइटिक है तो उसको सोराइटिक पैच के तौर पे ट्रीट किया जाता है। तो उसके लिए डॉक्टर के पास विजिट करना ज़रूरी है एक दफ़ा ये डायग्नोज कराने के लिए कि इसकी नौयत क्या है। फिर उस हिसाब से डिफरेंट क्रीम्स आती हैं जिसमें यूरिया बेस्ड क्रीम्स भी आती हैं, एंटी फंगल शैम्पूज़ एंड लोशंस अवेलेबल हैं जिनको हम ट्रीटमेंट यूज़ करवा सकते हैं। इसके अलावा स्टीरॉयड बेस्ड ऑइंटमेंट्स अवेलेबल हैं मार्केट में। तो ये सब चीज़ें आपकी डेंड्रफ को कवर एक कर मिथ सकती है हैं। कि इन चीजों को यूज करने से बाल और गिरना शुरू हो जाता है, बाल्डनेस आ जाती है मर्दों के ऊपर, ऐसा है क्या? बिल्कुल आपने सही कहा, ये मिथ ही है कि अच्छा मिथ है। हाँ, कि बाल गिरने लग जाते हैं क्योंकि देखें डेंड्रफ अगर आपके स्कैल्प पे मौजूद है तो वो आपके फॉलिकल्स को क्लॉग कर रही है यानी ब्लॉक कर रही है। जैसे हम ब्रीथ करते हैं वैसे हमारी स्किन पे पोर्स एंड हमारे हेयर के फॉलिकल्स भी ब्रीथ कर रहे होते हैं। जब उस जगह तक आपके ऑक्सीजन नहीं जा रही होती तो एक तो हेयर फॉलिकल डैमेज होना शुरू हो जाता है। दूसरा एक बड़ा मसला ये है हमारी आवाम के अंदर कि हम शैम्पू इस्तेमाल करने से बहुत डरते हैं। हम कहते हैं हाँ। कि अगर हम रोज़ाना शैम्पू करेंगे तो हमारे बाल ख़राब हो जाएंगे या बाल गिरना शुरू हो जाएंगे। तो कुछ दिन वो हफ्ते में खाली पानी से सर्द होते ऐसा हैं ही और है। कुछ दिन वो शैम्पू करते हैं। ये बात याद रखने की ज़रूरत है कि अगर किसी के स्कैल्प पे थोड़ी सी भी डेंड्रफ है और आप खाली पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप एक मॉइस्चर दे रहे हैं अपने स्कैल्प और उस मॉइस्चर में फंगस ज़्यादा जल्दी ग्रो करेगी। सो अगर आपने हेड वॉश करना है तो यू नीड टू हैव इट विद द शैम्पू, क्योंकि अगर आपका स्कैल्प ऑयली है और अगर ऑयली नहीं है तो हाँ फिर आप रिंस कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, ये सवाल मैं डॉक्टर सना से भी पूछना चाहूँगी, आपसे भी पूछना चाहूँगी। जैसे अगर कोई पेशेंट है वो आपके पास आता है स्किन एलर्जी का, स्किन एलर्जी ज़ाहिर है इस मौसम में और ज़्यादा फिर खुश्की की वजह से और ज़्यादा स्किन पे पैचेस भी पड़ना शुरू हो जाते हैं उस पेशेंट के। तो आप लोग कैसे डायग्नोज करते हैं कि ये इसका बस एक्सटर्नल ट्रीटमेंट होना चाहिए या फिर इसको किसी टेस्ट के थ्रू आप देखते हैं कि ये आइदर ही किसी दवाई का रिएक्शन है, किसी खाने पीने की चीज़ से रिएक्शन हो रहा है, या इज़ जस्ट नॉर्मल स्किन एलर्जी? देखें, इसके लिए तो पहले एक अच्छी डिटेल्ड हिस्ट्री लेना ज़रूरी है जो कि हर अच्छा डॉक्टर डेफिनेटली लेता है, जिसमें हम हर तरह की हिस्ट्री पूछते हैं। आपके घर में कोई पेट्स तो नहीं है, या आपकी किसी फूड के साथ एग्रीवेशन तो नहीं हो रही है एलर्जी की, या आपके किसी वेदर के साथ एसोसिएशन तो नहीं है, और अगर वो एलर्जी है तो कितने लंबे अरसे से आपकी बॉडी पे मौजूद है, इसमें खारिश होती है यानी इससे पानी निकलता है या नहीं निकलता। इन सब चीज़ों को देखते हुए फिर हम अपने डायग्नोसिस तक जाते हैं। एलर्जी के लिए आमतौर पे टेस्ट अवेलेबल हैं बट इतने इफेक्टिव नहीं होते। यूजुअली इनका या तो अंडर नेकेड आई देख के डायग्नोसिस हो जाता है, या फिर हमारे पास डिफरेंट मैग्नीफाइंग ग्लासेस होते हैं जो डर्मेटोलॉजिस्ट के पास होते हैं, वो उनके थ्रू भी डायग्नोस कर लेते हैं। तो आपके पास कोई ट्रीटमेंट होता है आपके क्लिनिक में? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट टाइप ऑफ एलर्जीज होती हैं। देखिए, एलर्जी रेंज करती है फ्रॉम वो जो आर्टिकेरिया या स्किन के ऊपर बड़े बड़े से ददोड़े या वो बन जाते हैं ब्लिस्टर से, उनसे अरेंज करती है टिल एक्जिमा एंड सोराइसिस, जिसमें आपके बड़े बड़े पैचेस बन जाते हैं जो कि खुश्की के पैचेस होते हैं, जिनको अगर हटाने पे खून भी निकलता है या फिर पानी का पस जैसा फ्लूइड भी निकलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन उस हिसाब से ठीक ट्रीटमेंट है। डॉक्टर सना, इसी सवाल को थोड़ा सा मैं और इसमें एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, पहले स्किन पर भी बात कर लें। कौन कौन सी बीमारियां आप जो है वो फेस कर रही होती है जो पेशेंट सामने आते हैं स्किन से रिलेटेड? और आजकल हमने देखा कि वायरसेस की एक जंग है। वायरसेस भी आजकल मैं कहता हूं कि स्टेरॉइड्स पर हैं, इतने ज़्यादा ताकतवर हो चुके हैं, इतने ज़्यादा उनके अंदर एक बूस्टअप वाला जो है वो स्टेमिना आ चुका है कि वो दवाइयों से भी या क्रीम से भी ख़त्म नहीं हो रहे जल्दी। तो ज़रा डिटेलिंग मुझे बताइएगा कि लोग क्या फेस कर रहे हैं और उनके लिए आपके पास क्या इलाज क्या है इस वक्त? जी देखिए बिलाल, यहाँ पे तो मोस्टली यूएई में जो वेदर है वो ड्राई होता है बहुत, और यहाँ पे लेबर कैंप्स बहुत ज़्यादा होती हैं, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम होता रहता है। तो मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो रोजेशिया होता है, उनको एक्जिमा होता है, डर्मेटाइटिस होता है, इस किस्म की स्किन डिजीजेज उनको होती हैं, क्योंकि वो एक साथ रह रहे होते हैं, 10-10 लोग एक साथ रह रहे होते हैं, और ये स्किन डिजीजेज जो होती हैं वो कंटेजियस होती हैं।
तो उसकी वजह से ये इस किस्म के मेरे पास तो जो पेशेंट आते हैं फार्मेसी में, जाहिर सी बात है यहाँ पे हॉस्पिटल का खर्चा बहुत महंगा होता है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो फिर हमारे पास इस किस्म के पेशेंट आते हैं। इनिशियल हम ट्रीटमेंट जाहिर सी उनकी हिस्ट्री लेते हैं, सारी चीज़ें उनसे पूछते हैं, कैसे एलर्जी है, क्या उसके साथ कोई है, उसको एलर्जी है, या वो जो भी चीज़ें अपनी यूज़ करते हैं, टॉवल, सोप, किसी से शेयर तो नहीं करते। कुछ लोगों को बाज़ दफ़ा यहाँ पे एसी चलते रहते हैं सारा दिन, तो एसी की हवा से भी कुछ लोगों को स्किन की एलर्जी हो जाती है, उस ठंड से भी लोगों को एलर्जी हो जाती है। मुख्तलिफ जो जिसका डिजीज़ होता है स्किन का, उस हिसाब से हम उसकी स्किन का ट्रीटमेंट करते हैं। इनिशियल जो फर्स्ट एड है वो तो हम जो है सिट्रीजिन या लोराटिडिन जो ग्रुप है, हम उनको ट्रीटमेंट देते हैं एंटी एलर्जिक मेडिकेशन की। फिर बाद में उनका देखते हैं कि क्या कंडीशन है स्किन का, उस टाइप से उस स्किन की, हर स्किन एलर्जी का अलग से मेडिकेशन है, वो डिपेंड करता है। आपको जब तक हम देखेंगे नहीं तब हम आपको कोई अच्छा, ट्रीटमेंट जैसे नहीं बता डॉक्टर सकते। सना, कोई पेशेंट है उसकी स्किन रेड हो जा रही है ना, और उसको खारिश हो रही है उसमें, तो ये कौन सी टाइप है स्किन एलर्जी की? देखें, रेडनेस तो इससे नॉर्मली आपको कोई मॉस्किटो बाइट हो जाता है, आपको उससे भी हो जाती है। अच्छा, तो इससे हम कोई टाइप डायग्नोस नहीं कर सकते। आप किसी बाहर जाते हो, आपको पोलन ग्रेन्स टच हो जाते हैं, किसी आप गार्डन में जाते हो, वहां से भी आपको स्किन की एलर्जी आ सकती है। तो नॉर्मली हम जो है यहाँ पे बीटाजोल क्रीम होता है एक, वो हम रिकमेंड करते हैं, उसके साथ एक एंटी एलर्जिक मेडिसिन दे देते हैं रात को एक टेबलेट खाने के लिए। अच्छा, तो क्या ये टैबलेट देने से, जैसे फॉर एग्जांपल मेरी अम्मी है, उनको ओवर द 3 इयर्स ये एलर्जी है, और जब तक ये एलर्जी का इलाज कराते रहते हैं, डॉक्टर जो मेडिसिन देते हैं वो बस वो खाती हैं, उस दौरान उनकी थोड़ी सी कंट्रोल में रहती है एलर्जी, लेकिन जैसी दवा खत्म फिर से वही, मतलब इसका कोई प्रॉपर या पूरी सर्दियां वो रहता होगा? नहीं, ओवर द ईयर, मतलब कोई प्रॉपर इलाज नहीं है क्या? नहीं, कुछ एलर्जीज देखिए सीजनल होती हैं, कुछ फूड एलर्जीज होती हैं, कुछ आपको ये सारी चीजें खुद नोट करनी होती हैं कि एलर्जी आपकी ट्रिगर क्यों हो रही है, आपको किस वजह से एलर्जी हो रही है। मौसम की वजह से हो रही है, कुछ खाने की वजह से हो रही है, किसी जगह पे जाने की वजह से हो रही है, इट डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन। तो अगर तो ये किसी खाने की और किसी मौसम की वजह से, इन चीजों की वजह से हो रही है, तो आपको वो चीजें अवॉइड करनी होंगी। इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं तो है। इस तरह को अवॉइड करने के चक्कर में डॉक्टर कहते हैं बहुत सारे कपड़े हैं वो आपको इरिटेट करेंगे, जी हाँ, बहुत सारे बिल्कुल, खाने कपड़ों आप से भी एलर्जी छोड़ दें, तो फिर तो डाइट वगैरह हाँ। हर चीज पे अफेक्ट हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई भी खाना नहीं है, अच्छा कोई भी ऐसा न्यूट्रिशियस खाना कोई भी ऐसा नहीं है कि जो आपको एलर्जी कॉज करे। एलर्जी आपको उन्हीं खानों से होती है जो आपके लिए बेनिफिशियल नहीं होते। अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कपड़े ऐसे होते हैं, कुछ बेड शीट्स ऐसी होती हैं, या कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों को अगर आप सीधे कालीन पे लेटाते हैं तो रैशेस हो जाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, ऐसा होता है ना अक्सर और बेशतर के, मुझे तो याद है बचपन में अगर कभी कालीन पर लेट जाओ तो उठते थे तो पीछे पीठ पे एक निशान छपा हुआ होता था। क्योंकि एक तो डस्ट होती है कालीन में, और डस्ट से एलर्जी बहुत सारे लोगों को होती है। हमारे जो एशियन स्किन टाइप है उसमें तो बहुत सारी परसेंटेज ऑफ अवाम ऐसी है जिसको डस्ट से एलर्जी होती है। अच्छा। और हमारे घरों में कालीन का बहुत ज्यादा रुझान है, और कालीन पे सबसे बड़ा मसला ये है कि झाड़ू से सफाई होती है, रादर प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती, वैक्यूम क्लीनर अंदर तक के पता नहीं कितने जर्म्स एग्जैक्टली, और सालों साल वो कालीन बिछे रहते हैं। डेफिनेटली आप जस्ट इमेजिन करें कि उसके ऊपर बैक्टीरियाज भी होंगे, उसके ऊपर वायरस के स्पोर्स भी होंगे जो सब वहाँ पे रिजाइड कर रहे होंगे, और वो एनवायरनमेंट में शामिल होते रहते हैं। डॉक्टर ने बिल्कुल सही बात बोली कि एलर्जी का वाहिद ट्रीटमेंट अवॉइड द कॉज है, आइडेंटिफाई द कॉज एंड देन अवॉइड दैट कॉज। तो जब तक आप अपनी एलर्जी की उस कॉज को नहीं ढूंढेंगे आपकी एलर्जी ख़त्म नहीं होगी। क्योंकि एलोपैथी में हमारे पास ट्रीटमेंट में इसको सिर्फ ये है कि हम इसको एंटी एलर्जिक दे के कंट्रोल में रख सकते हैं, बाकी इसका अल्टीमेट ट्रीटमेंट यही है कि जब तक आप इसका कॉजिंग एजेंट नहीं ढूंढते तब तक आपकी एलर्जी क्योर नहीं होती। अच्छा, कभी आप बाल्टी में, किसी को सुना है आपने कि बाल्टी में हल्का सा सरसों का तेल डाल दिया, गर्म पानी और ठंडे पानी को मिलाकर, और फिर उससे नहाएं तो वो खुश्की खत्म हो जाती है? पहले तो आप बता दें, फिर मैं डॉक्टर सना से पूछूंगा, ये कभी ऐसा ट्राई किया है? वेरी फ्रीक्वेंटली यहाँ ये हमारे जो नॉर्दर्न एरियाज़ हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल या सरसों का तेल का इस्तेमाल किया जाता है। यानी एक चम्मच या एक ढक्कन जो है
वो तेल को उसमें डाल दिया जाता है अपनी बाल्टी में और उससे नहाया जाता ठीक है, डेफिनेटली वो चीज़ आपके मॉइस्चर को भी लॉक करती है, क्योंकि अच्छा। आपकी स्किन को मॉइस्चराइज करती है। क्या इवन टिप अगर दी है किसी की बिलाल। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ड्राई स्किन है तो उनके लिए एक तो वो जैसे- पानी की जगह तेल से ही नहा ले। नहीं, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपने हल्के एक तो ल्यूक वार्म वाटर का इस्तेमाल करना है, ठीक है। बाथरूम में भाप भर के नहीं नहाना। बहुत सारे लोगों की आदत है स्टीम पहले बाथरूम में जमा करते हैं, देन उसके बाद जाते हैं कि मुझे सर्दी ना लगे नहाते हुए। तो वो जो स्टीम है वो भी आपकी भाप स्किन क्या से नुकसान देती है? स्टीम आपकी स्किन से मॉइस्चर को लूज करवाती है। अच्छा, तो डेफिनेटली ये करना है। और तीसरी ये कि कम से कम टाइम आपने सर्दियों के मौसम में बाथरूम में स्पेंड करना है, क्योंकि जितना वाह, वाह, आप वाह, उस वाह, एनवायरनमेंट में क्या रहेंगे जहाँ पे खूबसूरत स्टीम टिप भरी दी हुई है, है। वहाँ पे आपकी स्किन का मॉइस्चर मतलब अक्सर विषय तो ऐसा होता है कि नहाने के बाद भी 15-20 मिनट से उस स्टीम को एंजॉय वो कर spa रहे enjoy कर होते रहे हैं। कभी होते कभार हैं। तो शीशे पे लिख रहे होते हैं, अपने महबूबा का नाम लिख रहे होते हैं, कभी कुछ लिख रहे होते हैं और वो एंजॉय कर रहे बट होते हैं। उसके बाद जो है डॉक्टर के पास आ जाते हैं कि हमारी स्किन ड्राई हो गई, अब जरा कोई ट्रीटमेंट बता दें। चौथा एक काम ये करना है कि टॉवल ड्राई करने के बाद आपने फौरी तौर पे कोई मॉइस्चराइजर लेके फुल बॉडी पे अप्लाई करने। ठीक है। वो मॉइस्चराइजर भी हो सकता है, किसी किस्म का ऑयल भी आप अप्लाई कर सकते ठीक हैं, है। बिल्कुल माइल्ड सी लेयर, वो आपके मॉइस्चर को लॉक कर देगी। ठीक है डॉक्टर सना, आप कोई टोटका बता दें, कभी जिंदगी में कोई टोटका इस्तेमाल किया और वो करामत साबित हुआ? ये वाला तो पता चल गया, ये पानी में कुछ मिला दें अगर ऑयल तो ये करामत है। आप भी कोई टोटका बता देंगे? क्योंकि टोटकों के ऊपर भी जी, ये पब्लिक आवाम बड़ा बिलीव करती बहुत है बिलीव भाई। करती है, बल्कि किचन में खवातीन अक्सर लीमू से काम किया, फिर लीमू लगा लिया, जो भी काम कर रही है उसको भी अप्लाई कर लिया चेहरे पे। तो ये सब सही है क्या? बड़ा अच्छा जी चीज़ है। बिल्कुल, कुछ हद तक ये चीजें इफेक्टिव हैं, लेकिन आप फॉर द लॉन्ग रन आप इनको नहीं कर सकते ऐसे कि बस यही चलता रहे। अगर आपको कोई इतनी सिवियर ड्राइनेस है, कुछ है जो कि नहीं जा सकती ऑयल से या इन चीज़ों से, तो बेशक आपको फिर किसी मेडिकेशन की तरफ ही जाना होगा, ट्रीटमेंट की तरफ जाना होगा। अदरवाइज मैं ये टोटका करती हूँ, आई यूज कोकोनट ऑयल, क्योंकि ड्राइनेस की वजह से वो अच्छा रहता है स्किन के लिए, उसमें काफी मॉइस्चर होता है। ठीक है। और उसके अलावा मैं ग्लिसरीन और रोज वाटर जो है वो यूज करती हूँ अपने पैरों पे लगाने के लिए सर्दियों में, मतलब जिससे आपकी एड़ियां जो फट जाती है उसके लिए। जी हाँ, उसमें थोड़ा सा 4-5 कतरे लेमन ड्रॉप्स डाल के, फ्रेश लेमन ड्रॉप्स, वो आप मिक्सचर बना के रख दे, 10-15 दिन आपका चल जाता है। आपकी करेक्ट हील्स जो हैं उससे काफी जो है ना वो हील हो जाती हैं। हाँ, ये सदियों पुराना आजमूदा नुस्खा है और मेरे ख्याल में अभी तक इट्स एज गुड एज Effective ट्रू। है। आप हमेशा से एलमंड ऑयल यही भी यूज कर करते आ सकते रहे हैं, आर्गान ऑयल भी यूज कर सकते हैं बिफोर टेकिंग बाथ, या ठीक है। नहाने के बाद भी आप लगाएंगे तो वो एक दिन तक तो मॉइस्चर बरकरार रहता है उसका। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपके पास कोई पेट्रोलियम जेली अगर घर पे बनाना चाहें हम, तो कोई है ऐसा नुस्खा जो आपके पास हो? देखिए, सबसे अच्छी तो अभी जैसे डॉक्टर ने जिक्र किया कि ग्लिसरीन बहुत इफेक्टिव रहती है। और उसमें हमने कहा रोज वाटर। उसमें रोज वाटर आप इस्तेमाल कर लें, और विटामिन ई lemon। का कैप्सूल आप इस्तेमाल कर लें, उसमें आपको डायरेक्टली विटामिन ई मिलता है। लेमन के ड्रॉप्स ऐड कर लेंगे, विटामिन सी मिल जाएगा। एलोवेरा जेल अगर आप ऐड करेंगे तो आपको हाइड्रेशन के लिए बहुत अच्छा एक सूदिंग एजेंट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल या टी ट्री ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। टी ट्री ऑयल के बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। एक तो ये कि वो मॉइस्चराइज बहुत अच्छा रखता है और एंटी इन्फ्लेमेटरी बहुत प्रॉपर्टीज होती हैं उसके अंदर। अच्छा, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप दोनों से, क्योंकि आजकल मार्केट की तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत अच्छी इफेक्टिव मेडिसिन भी हैं, बहुत जो है वो कारामद साबित होती हैं। मैंने देखा, यूज़ की हैं बहुत सारे दोस्तों ने, तो उन्होंने फीडबैक दिया है। मुझे ये जानना है कि भाई सर्दियाँ हैं और बालों की बात कर लें, नेल्स की बात कर लें, स्किन की बात कर लें, ये प्रॉब्लम्स आते हैं सबको, तो कोई ऐसे विटामिन्स बता दें, कोई ऐसी चीज़ बता दें जो अगर यूज़ करें तो एटलीस्ट कवर अप हो जाए। जैसे अभी हम बात कर रहे थे ओमेगा 3 फैटी एसिड की, तो उसके लिए फिश के ऑयल के कैप्सूल्स आते Fish हैं, capsule दे जो आते आर हैं oil वेरी वाले। इफेक्टिव, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। एंड प्लस इसके अलावा इवनिंग प्रिमोज ऑयल, वो भी आपके बॉडी के अंदर एसेंशियल ऑयल की क्वांटिटी को मेंटेन रखते हैं। सो दीज 2 सप्लीमेंट्स आर बेसिकली फॉर द एसेंशियल ऑयल्स जो आपकी बॉडी के हैं उनको मेंटेन करने के फिश ऑयल और ओमेगा फैटी एसिड, लिए। इवनिंग प्रिमोज ऑयल। अच्छा, एक टैबलेट ऐसी भी आई है मार्केट के अंदर जो फॉर ऑल है, नेल्स के लिए भी है, स्किन के लिए भी hair है, and nails के लिए। और हेयर्स के लिए भी जी है। हाँ। ये भी सही बिल्कुल 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 अवेलेबल है। डिफरेंट ब्रांड्स की अवेलेबल हैं, दे आर क्वाइट इफेक्टिव, क्योंकि उसके अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ इंग्रेडिएंट्स यूज ठीक किए है। जाते डॉक्टर हैं। सदा, आप बताएं क्या डिफरेंस दिख रही है पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान से बाहर? इस वक्त आप माशाल्लाह दुबई में हैं या फिर आगे अगर यूरोप में देखते हैं, तो वहाँ पे टैबलेट्स का इस्तेमाल ज़्यादा है या नेचुरली चीज़ों को लोग ज़्यादा जो है वो इस्तेमाल करते हैं? फ़ायदा किसका ज़्यादा देख रही हैं? नहीं, यहाँ पे तो जो है ना मेडिसिन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे लोग प्रेफर करते हैं इस चीज को
कि हम टाइम ज्यादा ना लगाएं किसी भी चीज पे, झटपट। और जो है ना हमें शॉर्टकट हल मिल जाए किसी चीज का जल्दी से। तो यहाँ पे तो बहुत एक्सपेंसिव मेडिसिन हैं इन सारी चीजों की, स्किन की, हेयर्स की, नेल्स की, हर चीज की लोग बहुत जो है ना वो यूज करते हैं। एक आती है परफेक्टिल जो है ना वाइटाबायोटिक्स की, उसमें आपका स्किन, हेयर, नेल सारी चीजें कवर होती हैं। स्किन के लिए उसमें बायोटिन होता है, हेयर के लिए उसमें जिंक होता है, और नेल्स के लिए उसमें सेलेनियम होता है। तो ये तीनों चीजों जो है ना आपको एक प्रोडक्ट में मिल जाती हैं। उसके अलावा ओमेगा 3, 6, 9 आता है, नाउ कंपनी है, यहाँ पे बहुत ज्यादा जो है ना यूज होती है, लोग बहुत प्रेफर करते हैं उसकी प्रोडक्ट लेना। तो वो भी बहुत अच्छे है, उसमें जो है ना एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं हमारे सारे, वो चीजें हमें मिल जाती हैं। न्यूट्रिशनल ऑयल्स होते हैं उसमें, 5 किस्म के ब्लेंड होता है उनका। तो ये सारी प्रोडक्ट्स आप यूज कर सकते हैं, सर्दियों में नहीं बल्कि आपकी ड्यूरिंग द ऑल टाइम आप यूज कर सकते हैं, आपके लिए बहुत जो है ना फायदेमंद होती है। अच्छा, आप थोड़ा सा बताइए कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग कौन सा स्किन प्रोसीजर करवाना पसंद करते हैं फॉर यूथफुल स्किन और फॉर हाइड्रेशन? क्या आप समझती हैं वहाँ पर किस चीज़ का ज़्यादा रुझान है? यहाँ पर तो बहुत ट्रीटमेंट्स लेते हैं लोग स्किन को लेकर, मोस्टली हाइड्रा फेशियल जो है आजकल एस्थेटिक बहुत आ गया है। जी जी। तो लोग हाइड्रा फेशियल तो जो है ना नॉर्मली ले रहे होते हैं, वो उनके लिए नॉर्मल है। उसके अलावा डिफरेंट थेरेपीज हैं, आपकी स्किन के टेक्सचर पे डिपेंड करता है क्या ट्रीटमेंट जो है ना आपके स्किन को चाहिए, किस किस्म का ट्रीटमेंट चाहिए, उसके हिसाब से जाहिर सी बात है डॉक्टर जब आप कंसल्ट करेंगे तो वो डर्मेटोलॉजिस्ट आपको, आपका एस्थेटिशियन जो है वो आपको गाइड करेगा कि आप ये चीज यूज करें। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मेरे साहिमा, पास आप बताइए कि कौन सा स्किन प्रोसीजर आप ज़्यादा प्रेफर करती हैं, कौन सा ज़्यादा इन है, ट्रेंड कर रहा है, क्या आप समझती हैं मौसम के हवाले से? यूथफुल स्किन के लिए और मौसम के हिसाब से हर चीज़ के लिए जो ओवरऑल इफेक्टिव तो हो? फेशियल्स हैं जो एवरग्रीन अच्छा। ट्रीटमेंट्स हैं जो कि हर तबका अफोर्ड भी कर लेता है, नॉन इन्वेजिव होने की वजह से वो नीडल्स का खौफ भी नहीं होता और इजी अप्रोचेबल भी होता है। तो वो हाइड्रा फेशियल्स की डिफरेंट वैरायटीज़ होती हैं जिसमें हम कार्बन पील के साथ जब करते हैं, पिको लेज़र इसके साथ कंबाइन कर सकते हैं, केमिकल पील्स का इस्तेमाल किया जाता है। दे आर क्वाइट जो कि लोग करवाना पसंद करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे फिर मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर आ जाते हैं जिनमें पीआरपी शामिल हैं, पीआरपी हेयर्स एंड पीआरपी स्किन, क्योंकि उसमें थोड़ा सा नीडल्स का इस्तेमाल होता है तो कुछ लोगों का फियर होता है नीडल से, वो नहीं करवा पाते। अदरवाइज बाकी लोग बहुत अच्छा, क्योंकि इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, शॉर्ट टाइम पे आपको रिजल्ट्स अचीव हो रहे होते हैं, तो दे आर क्वाइट गुड प्रोसीजर्स। एंड फिर फाइन लाइंस और रिंकल्स खत्म हो जाते हैं? बिल्कुल, फाइन लाइन रिंकल खत्म हो जाते हैं। हाइफू इज द ट्रीटमेंट जो कि स्किन की टाइटनिंग लिफ्टिंग के लिए लोग बहुत पसंद करते हैं, इट्स वेरी गुड। अच्छा, अब आगे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वक्त भी कम रह गया। अब जरा काम का क्वेश्चन है ना, क्योंकि जो इस वक्त चल रहा है माहौल पाकिस्तान में और बरसगीर में और उसके मज़ाफ़ात में, ख़वातीन और हज़रात, इस वक्त बहनों, बेटियों और बच्चियों की शादियों का वक्त हुआ चाहता है। और ये महीना ऐसा है कि दिसंबर का महीना सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं। तो दिसंबर से पहले नवंबर होता है, नवंबर से पहले जो अक्टूबर चल रहा है ये है। तो पहले मैं डॉक्टर सना के पास जाऊँगा, फिर दुबई से मॉर्निंग स्पॉट की ट्रेन को लेता हुआ आपके पास आऊँगा। डॉक्टर साहिमा, ज़रा बता दें, बच्चियाँ जो इस वक्त बैठी हुई हैं घरों में, दिसंबर या नवंबर उनकी डेट्स हैं शादी की, उनके लिए कोई स्किन केयर, कोई रूटीन बता दें, दूल्हे और दुल्हन तैयार करने का जो खास एहतमाम होता है। डॉक्टर सना प्लीज आप स्टार्ट करें। जी बिलाल, पहले तो आप जो है ना फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप अच्छे से अपनी स्किन को हाइड्रेटिंग रखें, हर वक्त अच्छा क्लींजर यूज करें, अच्छा मॉइस्चराइजर यूज करें, अच्छा फेस वॉश यूज करें अपनी स्किन के लिए। रात के टाइम आप डीप क्लींजिंग करें, उसके बाद कोई अच्छी सी नाइट क्रीम लगा दें जिससे आपके चेहरे पे ग्लो आए, कोई वैलिडेटेड हो, ऐसे नहीं कि बस मार्केट से जो भी स्टेरॉइडल क्रीम है आप उठा के अपने चेहरे पे लगा दें, उसके फिर जो है ना साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये स्किन केयर है, नॉर्मली भी आपको फॉलो करनी चाहिए ताकि आपकी स्किन जो है वो मेंटेन रहे। उसके अलावा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स भी हैं मार्केट में, आप कौन सा ब्रांड यूज करते हैं, आप पे कौन सा ब्रांड सूट करता है, आपने पहले ये भी देखना है। ऐसे नहीं कि बस आप इन्फ्लुएंसर को देख के और फॉलो करते जाएं हर चीज को, तो वो इफेक्टिव नहीं हो सकती आपके लिए, किसी और के लिए हो सकती है।
अच्छा डॉक्टर साहब 2-2 इंच बाल कटवा चुकी हैं बच्चियां, अब वो बाल ही नहीं बढ़ रहे हैं। हेयर स्टाइलिस्ट ने कहा था कि अभी जो है वो जो 2 मुंह के बाल निकल आते हैं वो कटवा लें और फिर दिसंबर तक आपके बालों की लेंथ दोबारा से वापस आ जाएगी। शादी में आप जो है वो कर्ल्स कराना चाहे तो कर्ल्स कर लें, जूड़ा बांधना चाहे तो कर लें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं। मेरी बात तो नहीं थी, मैंने बाल कटवा के आप ये मेरे प्रोड्यूसर साहब जो मुश्तबा हैं वो बता रहे हैं, जो लड़कियां कमेंट्स कर रही हैं इस वक्त, सवालात कर रही हैं, तो ये बाल नहीं बढ़ रहे हैं। अब 3 महीने का टाइम दिया है, जरा वाइंड अप की तरफ ही जा रहे हैं हम, तो ये जरा बता दें कि आपने क्या बिल्कुल करें? सही कहा। देखें 2-3 महीने पहले आपको पता है स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा होता है, शॉपिंग में टाइम गुजर रहा होता है, मेन टाइम आपका जो है वो मार्केट की नज़र हो जाता है, अपनी ज़ात के ऊपर, अपनी टेंशन स्किन, में अपने होती हेयर के ऊपर ध्यान नहीं होता, नींद पूरी नहीं हो रही होती, पानी का इंटेक नहीं होता है। और एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि इसी टाइम पे हमने डाइटिंग भी करनी है और अपने उन कपड़ों में ही रहना है जो हमने साइज और दिया था dieting 6 करते महीने हुए पहले। फिर वो जब आप श्रिंक होते हैं तो Shrink हो फिर रहे होते हैं। फाइन लाइंस भी आ और जाती डाइट हैं। भी आप हेल्दी डाइट अक्सर लोग नहीं कर रहे होते हैं, वो क्रैश डाइट कर रहे होते हैं जिसमें उनकी स्किन भी डिहाइड्रेट होने लगती है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट बॉडी में जमा नहीं होते। तो सबसे पहला फोकस ये करें कि अपनी डाइट अपनी अच्छी रखें। डाइट में आपके ऑल न्यूट्रिएंट्स जाने चाहिए, जो 6 न्यूट्रिएंट्स हैं वो सब के सब आपकी डाइट में। हाँ, मैं ये नहीं कह रही ओवर ईटिंग करें या जंक फूड का इस्तेमाल करें, जंक फूड को अवॉइड करें, शुगरी थिंग्स को अवॉइड करें और पानी का इस्तेमाल बहुत अच्छा रखें, अपनी नींद पे ख्याल रखें। एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं तो कर लें, अगर नहीं करें तो डेफिनेटली आपकी मार्केट की वजह से एक्सरसाइज तो हो ही रही है। बालों की जहाँ तक बात है तो उसके लिए आपको एक अच्छा हेयर ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए बिफोर बाथ, सीरम का इस्तेमाल करें बालों के लिए, कंडीशनर प्रॉपर इस्तेमाल करें, कंडीशनर नहीं इस्तेमाल करें तो हेयर मास्क का इस्तेमाल करें ताकि आपके बाल टेंगल कम हो। जब टेंगल कम होंगे तो टूटेंगे कम, जब टूटेंगे कम तो डेफिनेटली ग्रो भी अच्छा करेंगे। ठीक है, बहरहाल बहुत शुक्रिया। और बहुत इन दी एंड fruitful अगर यहाँ से भी session बात ना बने तो एस्थेटिशियंस को विजिट करें, आप डर्मेटोलॉजिस्ट को, कॉस्मेटोलॉजी जो जिससे ताल्लुक रखते हैं उन लोगों को अभी आप विजिट करें। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, डॉक्टर सना भी हमारे साथ थी, उनका भी बहुत Thank you so शुक्रिया। जो इस वक्त लोग परेशानियां फेस कर रहे हैं सर्दी के हवाले से, तो उन चीज़ों का हल मुझे लगता है मिल गया होगा। और अगर फिर भी हल चाहिए तो आप रिपीट टेलीकास्ट के अंदर प्रोग्राम देखें, आपको अफाका होगा, फ़ायदा होगा। और फ़ायदा ना हो तो हम अगले हफ्ते फिर बुला लेंगे डॉक्टर्स को। इसी के साथ पूरी टीम जो मेहनत से बड़ा खूबसूरत सा प्रोग्राम करती है, मेरी खूबसूरत सी गेस्ट और खूबसूरत सी को होस्ट, सबको दीजिए इजाज़त। अल्लाह।